हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये जो क्लास है वो पूरी तरह से फोकस्ड है यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपका जो पेपर है 18 तारीख को, उसी को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हम कहेंगे आपके लिए लास्ट क्लास है। इसी के साथ हिंदी साहित्य आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास तो मैंने आपको कल दी थी, एक क्लास आज। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ जो छोटे छोटे हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट्स नोट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसके आंसर सीधे धड़ाम से कॉपी में करने हैं आपको, यानी सीधे के सीधे आंसर आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए, अभी आपके सामने यहाँ पर प्रश्न की जो सीरीज शुरू कर रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, और कुछ डाउट या कंफ्यूजन है तो बिल्कुल बता दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, संस्कृत भाषा के दोनों वेदों के नाम बताइए। संस्कृत भाषा यानी हिंदी के अंदर प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, एक वैदिक रूप में है, एक लौकिक जन सामान्य के रूप में होती है। ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके लिए। 2 देखिए, सोर्स यानी अपभ्रंश से उद्भत या उत्पन्न राजस्थान की 4 बोलियों के नाम बताना। यानी क्योंकि राजस्थानी बोली को सोर्स यानी अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी जाती है, तो सोर्स यानी उद्भंश से उत्पन्न, जो अपभ्रंश से उत्पन्न है या उद्भुत है, वो राजस्थान की 4 बोलियां हैं। इसमें पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी कहा जाए, अपने मारवाड़ी है, एंड पूर्वी राजस्थानी, जिसको जयपुरी कहा जाएगा, उत्तरी, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। अगर बात करें उत्तरी का, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसको इरेज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तरी मेवाती, ठीक है, और दक्षिणी राजस्थानी मालवी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन के आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। तो राजस्थानी भाषा की बोलियों के नाम बताना है, यानी राजस्थान की भाषा की लगभग 34 बोलियों के नाम। तो यहाँ पर जितना अच्छे से हम याद करें उतना बढ़िया है। वैसे देखा जाए, डॉक्टर LR भल्ला ने राजस्थान की 72 बोलियों का उल्लेख किया है, जिसमें बात करें, जिसमें एक तो है मारवाड़ी, ठीक है ना, जो यहाँ पर शायद मिस प्रिंट में कहीं गायब हो गया है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बीकानेरी, शेखावटी, देहावटी, मेवाती, जयपुरी, राजावटी, अजमेरी, हाड़ौती, ठीक है ना, हाड़ौती, रागड़ी, निम्बाड़ी, ढूंढाती आदि ये प्रमुख है जो राजस्थानी बोलियों में आती है, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे देखिए, मगधी अपभ्रंश से उद्भुत 3 बिहारी बोलियों के नाम बताना है, यानी मगधी अपभ्रंश से उद्भन्न बोलियां। तो मैथिली, मगधी और भोजपुरी। मगही यानी मगधी है, ठीक है ना, मैथिली, मगधी और भोजपुरी। क्लियर, याद रह जाएगा। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊं प्यारे विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों के नाम लिखिए। तो डॉक्टर ग्रीशन ने पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां बताई है, खड़ी, हरियाणवी, ब्रज और बुंदेली, साथ ही साथ एक है कन्नौजी। और डॉक्टर तिवारी इन 5 के अतिरिक्त एक और बोली को बताते हैं, जो ताजू बेड़ी को भी पश्चिमी हिंदी की बोलियों के मानने के पक्ष में। कौन सी? ताजू बेड़ी। आगे बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपको मैं समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हम सीरीज की ओर बढ़े, तो एक यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर जाऊँ। इससे पहले मैंने कहा था कि कुछ शॉर्ट नोट्स आपको बताने वाला हूँ, कुछ शॉर्ट नोट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है पूरा था, इसलिए मैंने सोचा शॉर्ट में समझा दूं पहले, कि भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 खंडों में विभक्त किया गया है। ये मोस्ट है, इसको समझ लीजिएगा। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 काल खंडों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक। एंड मध्य भारतीय भाषा काल, जो 500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी से लेकर, ध्यान रखिए, 1000 ईस्वी तक, ठीक है ना, 1000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से ईस्वी तक। एंड जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है, वो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का जो काल है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए, पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का जन्म अर्ध मगधी, जो मागधी भाषा कहा जाता है, इससे हुआ है। बिहारी भाषा के किन्हीं 3 बोलियों के नाम लिखिए। बिहारी भाषा के किन्हीं 3 बोलियों की वापिस प्रश्न आया, आई थिंक, मुझे लग रहा है, जो मैथिली, मगधी और भोजपुरी, जो अभी हमने जस्ट बात करी थी, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं। तो देखिए,
हिंदी के शब्द भंडार का वर्गीकरण करते हुए प्रत्येक वर्ग का एक एक उदाहरण देना है, प्रत्येक वर्ग का एक एक उदाहरण देना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको पता रहे। तो देखिए यहाँ पर हिंदी के शब्द भंडार में 4 वर्गों को वर्गीकृत किया गया है। एक तो तस्म तद्भव, ठीक है ना, तस्म हो गया, ये जो दूसरा है, ये पहला है तस्मव, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी या आगत शब्द। इस प्रकार से हिंदी के शब्द भंडार में 4 अलग अलग प्रकार के शब्द समावेश हैं। तस्मव संस्कृत का रूप, तद्भव संस्कृत से बिगड़ा हिंदी में रूप अपनाया गया है, देशज यानी देशी शब्द और विदेशी। इनके उदाहरण देखिए यहाँ पर, जैसे तस्मव देवता, अग्नि, नृत्य। फिर तद्भव की बात करें तो ओढ़ना, कपड़ा, काका, कान। देशज की बात करें सुसु, काय को, बक बक। इस प्रकार से विदेशी शब्द को देखा जागत तो पनीर, डॉक्टर, रिपोर्टाज और पेन। इस प्रकार से इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट देखिए, देशज शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द से क्या तात्पर्य है। तो देखिए देशज शब्दों से तात्पर्य उन शब्दों से जो तस्मव या तद्भव नहीं है। समझ में आ गया, यानी पूरी तरह से लोकल शब्द यानी बोलचाल। यहाँ पर बोलचाल से विकसित स्थानीय अनुकरणात्मक शब्दों को देशज कहा जाता है, जैसे चुपचाप, गोल मटोल, थोथा, पिलपिला, यानी देशज जो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं स्थानीय भाषाओं में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 10 की ओर ले जाऊं, इससे पहले ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इससे संबंधित आपका छोटा बड़ा प्रश्न आएगा 100% मोस्ट। देखो यहाँ पर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, आचार्य नहीं हजारी, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो द्विवेदी की बात करते हैं तो उन्होंने हिंदी साहित्य के काल को देखा जाए तो अलग अलग, पहले ये वाला, हाँ ये थोड़ा अलग है, इसमें समझिए। द्विवेदी की बात तो यहाँ पर अलग हो रही है, ठीक है ना, पहले इसको मेरेज कर ले। द्विवेदी का मैं इंपॉर्टेंट नोट्स है वो बाद में आएगा, पहले ये समझ लीजिए। देखिए मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। मध्य आर्य भाषा काल के अंतर्गत जो आपको टाइम बताया था मैंने, उसमें 3 भाषाएं विकसित हुई है। एक तो पाली भाषा 500 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व ईस्वी 1 तक, ठीक है ना, पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, एंड प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, एंड अभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। यानी मध्य भारतीय आर्य भाषा के काल की समय कालखंड को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति बताइए। तो संस्कृत से सिंधु या सिंध शब्द बना, फिर हिंद से हिंदी हो गए, और फारसी में संस्कृत से स ध्वनि को ह कहते हैं। इस प्रकार हिंदी शब्द मूल फारसी भाषा की देन है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है। आगे वैदिक संस्कृत से क्या अभिप्राय है। वैदिक संस्कृत का अभिप्राय ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद में मिलने वाली भाषा को यहाँ पर हम कहते हैं वैदिक संस्कृत भाषा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में सीधे प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, अभ्रंश भाषा का समय कब से कब तक माना जाता है। अभ्रंश भाषा का समय 500 से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार का नाम बताइए। चंद्रवरदाई, क्लियर, नोट कर लेना। संदेश रासक के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देवनागरी लिपि के 2 दोष क्या है। एक तो वर्तनी संबंधी एक रूपता नहीं है, उपनिषद वाली जो व्यवस्था होती है ना, और अपर्याप्त लिपि चिन्हों का बोध होता है, ये है। बाकी हिंदी देवनागरी लिपि बहुत ही सिंपल होती है कि जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। आगे देखिए, पाली भाषा के 2 प्रमुख विशेषताएं सावधान स्पष्ट कीजिए। तो पाली भाषा में गोफीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, यथा मदाकिन्य, आर्गन उताहो, उदाहु। ये समीकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। तत्वर, सच्छर, निय, निर्वत, सर्व, सर्व, मार्ग, मर्ग, धर्म। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत हो सकता है उदाहरण के रूप में, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं इससे ही जुड़े हुए आते हैं। आगे देखिए, संस्कृत भाषा की 2 विशेषताएं बताइए। तो संस्कृत में लू, री उच्चारण स्वरत होते हैं। संस्कृत में आकर यही शब्द है ना, संस्कृत से वापस अलग अलग हो जाते हैं, जैसे ले, री, ऐसे उस संस्कृत में वर्ड हो जाते हैं। ए के उच्चारण में ऐ, उट आ जाते हैं। ये हैं वर्ड जो संस्कृत के मूल शब्द से उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ शॉर्ट नोट्स की तरह बता रहा हूँ जो आपके ध्यान में आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि वैदिक संस्कृत भाषा, फिर संस्कृत बनी, फिर पाली भाषा कन्वर्ट हुई, फिर प्राकृत भाषा, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा, और हिंदी, और आज के समय आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ये एक सिस्टम पाया जाता है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति भी सोर्स यानी अपभ्रंश से मानी जाती है। क्लियर,
ये यहाँ वाला जो पॉइंट है वो नोट कर लीजिएगा। हिंदी अपभ्रंश का संबंध क्या है, हिंदी और अपभ्रंश का संबंध क्या है, तो देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर बता देते हैं। अपभ्रंश का प्रयोग यद्यपि 12वीं शताब्दी में साहित्य में हो रहा था, किंतु 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। हिंदी का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी से माना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अपभ्रंश में प्रयुक्त तद्भव शब्दों को हिंदी ने ग्रहण कर लिया है। अपभ्रंश की ध्वनियां भी हिंदी में प्रचलित है। कुछ ध्वनियों का विकास हिंदी में अतिरिक्त रूप में हुआ है, जैसे ड, ल, न, ल, ह ऐसे करके। अब देखो ये प्रश्न है सिंपल, देख बोली कब भाषा बन जाती है, बोली कब भाषा बन जाती है, तो देखिए जब उसमें साहित्य रचा जाए, जब कोई बोली है और उसी बोली के अकॉर्डिंग उसी बोली में जब साहित्य लिखा जाने लग जाए, तो वो साहित्य लिखने से वह बोली क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। लौकिक संस्कृत से क्या अभिप्राय, लौकिक संस्कृत मूल रूप से वैदिक संस्कृत से भिन्न लौकिक संस्कृत है। अपभ्रंश भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है, अपभ्रंश भाषा का उद्भव अभी मैंने बताया संस्कृत से हुआ। देखिए यहाँ पर क्या है, वैदिक संस्कृत, फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो कुल मिलाकर ये संस्कृत का ही रूप है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी हिंदी की किस एक बोली का नाम बताइए, पश्चिमी हिंदी की किसी एक बोली का नाम बताइए, यानी पश्चिमी हिंदी की बोलियों के और नाम भी बता सकते हैं। तो देखिए खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौज। क्लियर, याद हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। 23 नंबर, पूर्वी हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों के नाम बताइए, अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी की बोलियों के बारे में बताइए। सामान्यतः हिंदी की 17 बोलियां मानी जाती है, खड़ी बोली, ब्रज हरियाणवी, चौथी है बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती, कुमायूनी, गढ़वाली, भोजपुरी, मगधी और मैथिली। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड सिंपल है, हिंदी के विविध रूप। खड़ी बोली हिंदी के 4 विविध रूप प्रचलित है, खड़ी बोली में हिंदी के 4 रूप प्रचलित है, याद कर लीजिएगा, उर्दू, रेखता, दक्षिणी हिंदी और हिंदुस्तानी। क्लियर। आगे देखिए अंतिम क्षणों में आगे हैं, राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से हुआ है, या ऐसा प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मैंने आपको इसलिए पहले भी बताया हुआ है, राजस्थानी भाषा का विकास सोर्स यानी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ या व्याकरण के नियमों के रूप में बिगड़ा हुआ, ठीक है। आगे देखिए सोर्सनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की 4 बोलियों के नाम बताना है। सोर्सनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की 4 बोलियां खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। इसके अलावा निम्बोड़ी, ताजू बेकड़ी, बेकी और राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ओके, तो इसी प्रकार से ये आपकी सीरीज खत्म होती है, और ये ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में मोस्ट है, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर आपने लाइव क्लास में कुछ अलग समय बताया था, यहाँ पे अलग बताया था, तो चलो मैं वापस आपको बता देता हूँ। ध्यान रखना ये जो समय कालखंड अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है, इसलिए थोड़ा इसमें फर्क आ जाता है। मैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब ये जो समय हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो उन्होंने आदिकाल, जिसको प्रारंभिक काल भी कहा जाता है, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है, यानी इसमें वीर साहित्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वीर साहित्य। 1050 से 1300 ईस्वी 75 ईस्वी तक का जो काल है वो वीरगाथा काल, आदिकाल। फिर पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, जिसमें इस काल में भक्ति साहित्य ज्यादा लिखेंगे, 1375 से 1700 ईस्वी तक, ठीक है। फिर उत्तर मध्य काल, जिसको रीति काल भी कहा जाता है, यानी रीति संबंधी काव्य लिखे गए 1700 से यहाँ पर 1900 के बीच, यानी रीत प्रवृत्ति से संबंधित। फिर आधुनिक काल, गद्य काल भी कहा जाता है, इसका समय है 1900 ईस्वी से लेकर अब तक का जो काल है, ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थी आपके लिए एक अंतिम सुपर डुपर बेस्ट क्लास। अब आपको जो मैंने कल करवा दी थी एक क्लास, मैराथन क्लास, वो और एक आज करवा दी, ये दोनों क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छे से पास होने की पूरी गारंटी है, ठीक है। ऑल डियर स्टूडेंट, इस क्लास को शेयर जरूर करें, मेहनत से आप पढ़ेंगे तो आगे सफल जरूर होंगे। इसी के साथ आप सभी के लिए गुड विशेष यानी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छा कीजिएगा, क्वेश्चन छोड़िएगा मत। थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच।